बेसिक बात तो करेंगे ही करेंगे, हम आपके साथ एक छोटी सी चर्चा से स्टार्ट कर रहे हैं। लिखेंगे एक एग्जाम्पल। लेट अस स्टार्ट विद वन स्मॉल एग्जाम्पल, ठीक है। 8:45 हुए हैं तो लिखें ए लिमिटेड परचेज्ड 1 plant for ₹10 lakh on 1/4/21. Tax depreciation is 25% WDV. Accounts depreciation, इसको SLM कर दो। Accounts depreciation is 20% SLM. Tax rate 24-25 is 30%. Analyze. छोटे से क्वेश्चन से हम डिस्कशन कर रहे हैं। मुझे फटाफट से बताओ क्वेश्चन लिख लिया कि नहीं लिखा। तो आपने शायद ये स्टैंडर्ड 1 पढ़ा था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। हम आपके साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 की भी डिस्कशन करेंगे, बट हम पहले इंड एस के बारे में बात करेंगे। मुझे ये बताओ, सिर्फ सोचना है, आप क्या मेरे साथ साथ सोचेंगे जिस तरह से मैं कह रहा हूं? मुझे ये बताओ, मैं अपने पास इस एसेट को अगर परचेज करता हूं तो व्हाट इज द जनरल एंट्री इन माय बुक्स? बुक्स में हमने एसेट परचेज किया तो एंट्री क्या बन गई? पीपीई अकाउंट डेबिट टू बैंक। एनी प्रॉब्लम? हमने पीपी खरीदा, पीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमारी बुक्स में डेप्रिसिएशन अकाउंट्स की आएगी या टैक्स की आएगी? हमारी बुक्स में डेप्रिसिएशन किसकी आएगी? भाई टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन तो टैक्स के लिए है, वो इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन में काम आती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये कहां यूज होगी? कंप्यूटेशन, जब आप इनकम को कंप्यूट करते हैं वहां चाहिए। अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन आएगी 20%। तो मुझे फटाफट से बताओ, जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीपीई। 20% लगानी है, 2 लाख रुपए। मेरी बैलेंस शीट में पीपीई कितने का आएगा? मेरी बैलेंस शीट में ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर पीपीई विल बी ₹8 lakhs। ये आ गया रुपए 8 लाख। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं जो बोलूंगा आप मुझसे सहमत ना हो तो बताना, झगड़ा करना, लेकिन अगर आप झगड़ा करेंगे तो ही बात बनेगी, ठीक है? यू हैव टू डिस्कस इट प्रॉपरली। मैं आपसे कह रहा हूं, ये 8 लाख रुपए के फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे, कम से कम, यानी इससे ज्यादा हो सकते हैं, कम से कम इतने बेनिफिट होंगे। डू यू एग्री और डू यू नॉट एग्री? मैंने कहा 8 लाख रुपए के बेनिफिट कम से कम होंगे ही होंगे। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। डू यू एग्री और नॉट? सीमा कह रहे हैं हां बिल्कुल एग्री कर रहे हैं। एलिस कह रहे हैं सर हम एग्री नहीं कर रहे हैं। अच्छा, और देखते हैं और कौन कौन सा बच्चा। नितिन कह रहा है सर मैं एग्री नहीं कर रहा हूं इससे। हर्ष भी कह रहे हैं हम एग्री नहीं कर रहे। ओके, 1-2 बच्चों ने कहा हम एग्री कर रहे हैं, 1-2 बच्चों ने कहा एग्री नहीं कर रहे। क्या मुझे रीजन बता सकते हो कि आप एग्री क्यों नहीं कर रहे हैं? व्हाट आर योर रीजंस फॉर नॉट एग्रीइंग? क्या कारण है? शायद ज्यादा से ज्यादा 8 लाख। ओके, तो एक स्टूडेंट ने कहा सर हमें लगता है इट इज नॉट कम से कम, इट इज द मैक्सिमम 8 लाख। यानी दे आर सेइंग बेनिफिट्स में बी लोअर
देन 8 lakhs. दिस इज व्हाट वन स्टूडेंट इज सेइंग कि सर बेनिफिट हो सकता है उससे कम हो. अच्छा, इतना कह रहे हैं सर डेप्रीसिएशन भी तो लग जाएगी ना. डेप्रीसिएशन लगेगी तो इसका मतलब द बेनिफिट्स विल नॉट बी 8 lakhs. वो कह रहे हैं बिकॉज ऑफ डेप्रीसिएशन बेनिफिट्स विल बी लेस, FEB विल बी लोअर. ओके, अच्छा, बिकॉज अगर पीपीई टाइम से पहले ऑब्सोलीट हो गया. ओके, एलिस ने कहा सर हो सकता है कि हमारे पास एसेट जो है वो वेस्ट हो जाए और मेरे पास बेनिफिट्स हो सकता है उससे लोअर आ जाए. हर्ष कह रहे हैं इट इज स्टिल एन एस्टिमेशन, क्या पता पीरियड के बीच में ही. अच्छा, तो हर्ष का भी सेम ही कहना है कि सर एसेट जो है हमारे पास वेस्ट हो सकता है. ओके, नाउ लिसन केयरफुली. जो ये लिखा है ये बिल्कुल करेक्ट लिखा है, बिल्कुल करेक्ट लिखा है. ये कम से कम इतने के फायदे होंगे. आप मुझे ये बताओ, जब आप मुझे कह रहे हैं कि सर 8 लाख से बेनिफिट लोअर हो सकते हैं, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये बेनिफिट 8 लाख से लोअर हो रहे हैं, तो एसेट को इंपेयर करिए. फिर एसेट को इंपेयर करो. अगर आपको इस 8 लाख में डाउट है, छोड़ो इंड AS 12 को. पहले तुमने 8 लाख पर उंगली उठा दी, तुमने कहा सर मुझे डाउट है 8 लाख के ऊपर. डाउट है, इसका अलग इंड AS है. क्या नाम है उसका? इंड AS 36. नाम क्या है? इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स. जो कहता है अगर तुम्हें लगता है इस एसेट से तुम्हें 8 लाख के फायदे नहीं मिलेंगे, इंपेयर दी एसेट्स. इसका मतलब क्या आप अपने एसेट में इफ एंड बट लगा सकते हैं. द मोमेंट आपने कहा नहीं नहीं मुझे लगता नहीं इस पर 8 लाख के बेनिफिट मिलेंगे, मुझे लगता है हर्ष कि एसेट वेस्ट हो जाएगा, मुझे लगता है इस एसेट के अंदर हो सकता है इतने बेनिफिट ना आए, इससे कम आए. यही तो इंड AS हमारा कहता है 36 कि इंपेयर करो. अब मैंने आपसे कहा अगर इसमें इंपेयर होनी होती तो मैं उसकी एंट्री डाल देता. क्या मैंने इंड AS 36 की इंपेयरमेंट की है? मैंने नहीं की है. अगर मैंने इंपेयर नहीं किया है तो मुझे बताओ, क्या अब तो पक्का ये एसेट में कोई मतलब ही नहीं है 8 लाख से कम हो जाए. आपने कहा नहीं नहीं इतने बेनिफिट नहीं हो सकते. भाई फिर लिख क्यों रहे हो? तुम शेयर होल्डर को बेवकूफ बना रहे हो. जब तुम लिखते हो अपनी बैलेंस शीट में 8 लाख रुपए, तो इसका मतलब ही क्या है? जो मैं नहीं बोल रहा हूं, इंड AS बोल रहा है. कह रहा तुम अपनी बैलेंस शीट में कुछ भी लिख रहे हो और कह रहे हो पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा. कह रहा है अगर पता नहीं होगा तो आप इसकी टेस्टिंग करो, इंपेयरमेंट की, अजम्पशन लगाओ, जजमेंट लगाओ, और जितने के लिए तुम्हें लगता है रीजनेबल है उसी को यहां पर लिखो. इसका मतलब क्या हम अब अपने एसेट को प्योर लिखते हैं? द आंसर इज यस. इतना आपकी क्वेरी से मुझे एक बात समझ में आई कि आपको अभी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब और समझने की जरूरत है, क्योंकि आपकी क्वेरी कुछ और कारण से गलत आंसर दे रही है. अब सुनेंगे मेरी बात को. जब हम यहां लिखते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 8 लाख रुपए, तो क्या उसके अगले साल जब हम P&L अकाउंट बनाएंगे तो क्या उसकी डेप्रीसिएशन लिख देंगे 2 लाख? फटाफट से इतना बताओ. इसका मतलब उसकी हम डेप्रीसिएशन लिखेंगे. और क्या उसके आगे भी हम डेप्रीसिएशन लिखेंगे? हां. क्या उसके आगे भी डेप्रीसिएशन लिखेंगे? द आंसर इज यस. क्या ये सेल में से माइनस होगा? क्या ये सेल में से माइनस होगा? द आंसर इज यस, सेल में से माइनस होगा. तो मुझे ये बताओ, क्या ये 2 लाख की डेप्रीसिएशन रिकवर हो रही है सेल में? क्या ये 2 लाख की डेप्रीसिएशन सेल में रिकवर हो रही है? द आंसर इज यस. जब इतना मैंने आपको अपनी क्लासेस सेल की, तो क्या आपकी फीस में मैंने अपने एसेट्स की डेप्रीसिएशन रिकवर की है? द आंसर इज यस. इसका मतलब क्या ये मेरे एसेट्स जो यहां लगे हुए हैं, क्या ये मेरे को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहे हैं? द आंसर इज यस. द मोमेंट आपने कहा कि सर इसके बेनिफिट आपको पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, या इतने मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो मैं आपसे कहूंगा कि आपसे बात करने से पहले मैं पहले इनको इंपेयर करूंगा.
अब इंपेयर करूंगा तो इंपेयरमेंट का मतलब क्या? अब आप कहेंगे सर इंपेयरमेंट का ही मतलब हमें नहीं पता। तो देखो असल में ना इंड ये सारे कनेक्टेड हैं, आपको भी दिखाई पड़ रहा होगा। शेड्यूल 3 पढ़ रहे थे तो कितना कनेक्टेड है आपस में। यहां पर कहीं टैक्स है, कहीं 36 है, मुझे कहीं ना कहीं से तो चलना है ना। तो मैं 12 से चल पड़ा। तो अब ऐसा नहीं कि 12 में 36 का यूज आ गया तो बोले पहले 36 पढ़ना चाहिए। 36 करोगे तो किसी और का यूज आ जाएगा। तो बात समझने वाली बात है, शॉर्ट में समझो। इंड एएस कहता है यदि आपको उस एसेट की बेनिफिट पर डाउट है तो यू शुड मेक अ प्रोविजन फॉर इट। क्या लॉजिकल बात है कि नहीं है? इफ यू हैव अ डाउट यू शुड मेक अ प्रोविजन फॉर इट। उसी प्रोविजन को इंपेयरमेंट बोलते हैं, उसी प्रोविजन को हम इंपेयरमेंट बोलते हैं। अगर मैंने इंपेयर नहीं किया तो क्या आप मुझे डाउट बोल सकते हैं? मतलब आप ड्यूअल पर्सनैलिटी में नहीं चल सकते कि एसेट को लिखने तक आपको डाउट नहीं है, जब मैंने आपको कहा इसका यह मीनिंग है तो आप कह रहे हैं डाउट है। डाउट है तो प्रोविजन बना दो पहले। अब मुझे फटाफट से बताओ आपको डाउट है हर्ष के नहीं है? जब आपने कहा हां सर डाउट है तो मैं बोलूंगा आओ पहले 12 को छोड़ो, पहले 36 पे चलो। पहले इस 8 लाख को सिद्ध करूंगा मैं, 8 मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। अच्छा, इंड एएस वो भी क्या करेगा जानते हो? वो क्या करेगा? जो इंड एएस 36 है वो पता क्या करेगा? वो बोलेगा अपने आने वाले कैश फ्लोस का अनुमान करो। कैश फ्लोस के अनुमान से ही तो रिकवरी होगी। वो कहेगा उसका अनुमान करो, उसकी प्रेजेंट वैल्यूज निकालो, उसके हिसाब से वो बेनिफिट की बात करेगा। अगर मैं आपसे कहता हूं मेरा एसेट इंपेयर नहीं हो रहा, इसका मतलब है मेरी बेस्ट जजमेंट कहती है कि इसके अंदर इंपेयरमेंट नहीं है। अगर इसमें इंपेयरमेंट नहीं है तो क्या ये मेरे लिए फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है? द आंसर इज यस, ये मेरा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है। स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया कि मुझे इतने के बेनिफिट मिलेंगे ही, कम से कम। अगर आपने कहा नहीं इससे कम हो सकते हैं, यू शुड मेक अ प्रोविजन फॉर दैट। और अगर आपको लगता है हो सकता है इसमें 1 लाख ना मिले, पहले 1 लाख घटा दो, फिर ये कितना हो जाएगा? 7 लाख। फिर 7 लाख पर यह बात बोलना कि अब तो हो जाएंगे ना, तो आप एक पॉइंट पर तो रुकोगे ना आकर कि हां यार ये तो हो ही जाएंगे। तो हमारा इंड एएस 16 और 36 मिलकर अपने एसेट को किस पर लाते हैं? फटाफट से बताओ। इंड एएस 16 जो कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का है और उसका 36। 16 वैसे क्या करता है बताओ? 16 नंबर क्या करता है? 16 एसेट को डेप्रिशिएट करता है और 36 उस एसेट में यदि कोई फ्यूचर बेनिफिट्स पर डाउट है वो उसको हटा देता है, प्योर बेनिफिट निकलाता है। अब मुझे बताओ इसको रीड करोगे कि नहीं करोगे? अच्छा, आप लोगों ने बचपन में इसे कैसे रीड किया? आपने इसे सिर्फ रीड किया कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। क्या आपने कभी इसको एफईबी की परिभाषा में रीड किया? आपने इसको ऐसे रीड ही नहीं किया। आपने कहा अरे जितने का खरीदा माइनस डेप्रिसिएशन, बची हुई बुक वैल्यू। भूल जाओ ये तरीका, जो मैं बोल रहा हूं आपको सुनना पड़ेगा। ये उसके फ्यूचर बेनिफिट्स हैं। पहले पॉइंट पर कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे चल सकता हूं कि इसका मतलब ये हो गया। ओके, अब मेरा दूसरा पॉइंट, अगर 8 लाख रुपए के फ्यूचर के बेनिफिट्स हैं तो क्या मोदी सरकार इन पर टैक्स लगाएगी या नहीं लगाएगी? फटाफट से बताओ, क्या मोदी सरकार इस पर टैक्स लगाएगी या नहीं लगाएगी? आप मुझे ठीक से आंसर देना। अगर आपने कहा है कि ये बेनिफिट हैं, यू हैव सेड यस, अगर ये बेनिफिट हैं तो क्या ये टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? 8 लाख के ऊपर क्या आपको टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए। अगर ये फ्यूचर के बेनिफिट हैं तो लगना चाहिए। खुशी ने कहा सर ये पैसे भी रियलाइज नहीं हुए, बात की क्वेश्चन बाद में पूछना, थोड़ी देर में पूछना, ठीक है? मैंने कहा इस पर टैक्स लगेगा। जब मोदी जी इस पर टैक्स लगाएंगे तो मोदी जी क्या करेंगे? फटाफट से बताओ। तो मोदी जी क्या कहेंगे? वो कहेंगे तुम्हारी 8 लाख की इनकम होगी, क्या मोदी जी इस पर आपको कोई डिडक्शन दे भी देंगे? तो अब मेरे को पहले, अगर मोदी जी टैक्स लगाएंगे इस बेनिफिट पर तो मोदी जी क्या मुझे कोई डिडक्शन देंगे? तो मैंने फटाफट से इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना शुरू कर दिया कि जब प्लांट को यूज करने से बेनिफिट होते हैं
तो क्या इस पर कोई डिडक्शन मिलती है? वहां मिला मुझको सेक्शन 32, जो मुझे कहता है हम आपको डेप्रीसिएशन की डिडक्शन दे देंगे। हम क्या दे देंगे? डेप्रीसिएशन की डिडक्शन दे देंगे। मुझे बताओ टैक्स वाले कितने की डिडक्शन दे देंगे? 25% स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या मैं कह सकता हूं इसका मतलब 4 साल लाइफ हो गई? क्या मैं कह सकता हूं 4 साल लाइफ हो गई? भाई 25% स्ट्रेट लाइन बोल दिया मैंने। 1 साल बीत चुका है जब आप ये काम कर रहे हैं। क्या 1 साल बीत चुका है? आप 1 साल बाद काम कर रहे हैं। मुझे बताओ मोदी सरकार आपको कितनी डिडक्शन देगी? 8 लाख में सरकार आपको कितने की डिडक्शन देगी? तो 8 लाख में सरकार आपको सिर्फ 7.5 लाख की डिडक्शन देगी। वो कहेगी जब तुम इस एसेट से बेनिफिट रियलाइज कर लोगे तो इनकम टैक्स वाले कहेंगे उस बेनिफिट के अगेंस्ट मैं तुम्हें सिर्फ इतने की डिडक्शन दूंगी। क्या तुमने इस कॉन्सेप्ट को ऐसे पढ़ा हुआ है कि हमको 7.5 लाख की फ्यूचर में डेप्रिसिएशन की डिडक्शन मिलेगी? क्या आप इसको ऐसे ही बोलते हैं? क्या 7.5 लाख फ्यूचर में आपको डिडक्शन मिलेगी? ये वही अमाउंट है। मैंने इसको किसके संग सेटअप कर दिया? मैंने कहा अगर ये फ्यूचर के बेनिफिट्स हैं और अगर ये फ्यूचर की डिडक्शन है तो मुझे बताओ फ्यूचर की टैक्सेबल इनकम कितनी है? फटाफट से बताओ फ्यूचर की टैक्सेबल इनकम कितनी है? 50,000 रुपए। अगर फ्यूचर की टैक्सेबल इनकम है 50,000 रुपए और मैं आपको आज का टैक्स रेट बता रहा हूं 30%। अब ये मत कहना कि सर फ्यूचर का लो। क्या आपको लग रहा है फ्यूचर का लेने के लिए? मैंने कहा फ्यूचर का भी बात नहीं करना चाहता। अभी आप मेरे साथ सिर्फ 30% वाला ले लो। मुझे बताइए 30% के हिसाब से क्या ये टैक्स आपको फ्यूचर में आना है? क्या ये फ्यूचर में टैक्स आना है? द आंसर इज यस। अगर ये टैक्स फ्यूचर में आना है, क्या इसके लिए आपको तैयारी अभी नहीं करनी चाहिए? सर लेकिन ये तो फ्यूचर में आएगा, यही आप बोल रहे थे खुशी शायद कि ये टैक्स तो फ्यूचर में आएगा। आई एम नॉट श्योर, खुशी ने पूछा था, किसी और ने पूछा था। क्या ये 15,000 का टैक्स फ्यूचर में आएगा? हाँ। तो तुम फ्यूचर का बेनिफिट बुक करते हुए तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई कि फ्यूचर का बेनिफिट तुम एसेट दिखा सकते हो, फ्यूचर का टैक्स तुम नहीं दिखाओगे क्या? जब आप ये कहते हो मुझे इस एसेट से फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा तो उसके टैक्स के बारे में आप कहते हो नहीं नहीं अभी हुआ थोड़ी ना है। तो अगर हुआ नहीं है तो फिर आपने एसेट में क्यों डाल रखा है? आप दोहरी पर्सनैलिटी क्यों ला रहे हो अपनी? या तो बोलो साहब मेरे को वो बेनिफिट बुक ही नहीं करना, जब होगा तो देखी जाएगी। ना वो एसेट में डालो ना वो लायबिलिटी में डालो। आई एग्री विद दिस पॉइंट्स। ना आपने एसेट में माना, आपने कहा पता नहीं होना है कि नहीं होना, हम फ्यूचर के टैक्स की बात क्यों कर दें? मैंने कहा बिल्कुल, जब तुमने कहा पता नहीं होना है कि नहीं होना, उसे भी मत बुक करो टैक्स। लेकिन तुमने अगर एक दिशा में कह दिया कि मेरे एसेट में मुझे 8 लाख का कम से कम बेनिफिट होगा, तो इसका टैक्स कौन देगा? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आप अपने ऑफिस में ऐसे सोचते हैं? द आंसर इज नो। आप अपने ऑफिस में कैसे सोचते हैं? आप अपने ऑफिस में ऐसे सोचते हैं। आप अपने ऑफिस में जाते हो तो वहां क्या बनाते हो? वहां बनाते हो कॉम्प्यूटेशन। वहां आप देखते हो नेट प्रॉफिट लिखा होता है कुछ भी, फिर आप कहते हो प्लस डेप्रीसिएशन जो हमने ऑलरेडी चार्ज कर रखी है। कितनी डेप्शन है ऑलरेडी चार्ज कर रखी है? 2 लाख। फिर कहते हो डेप्रीसिएशन जो एज पर सेक्शन 32 है 2.5 लाख। फिर आप बोलते हो एक्सेस डेप्रीसिएशन अलाउड। क्या बोलते हो भाई? एक्सेस डेप्रीसिएशन अलाउड। कितने रुपए बताते हो? 50,000। फिर बोलते हो इसके ऊपर हमको डेफर्ड टैक्स बना देना चाहिए। क्या वहां पर भी आप डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनाते हो? तो मुझे बताओ आप अपने ऑफिस में आप ए फॉर्मूले से काम करते हो कि बी फॉर्मूले से काम करते हो? किस फॉर्मूले से काम करते हो? तो आप अपने फॉर्मूला ऑफिस में ये करते हो, कंप्यूटेशन उठाते हो और कंप्यूटेशन से कैलकुलेट करते हो। ये गलत है। ये तरीका किसने दिया हुआ है? ये AS 22 का तरीका है। ये गलत है।
हमें कैसे पता गलत है, आंसर तो सेम आ रहा है। अरे आंसर अभी सेम आ रहा है, हर बार सेम नहीं आएगा। इसका मतलब दिस अप्रोच विल नॉट वर्क इन ऑल केसेस, जिसकी वजह से AS22 एक लिमिटेड स्कोप का स्टैंडर्ड है। AS22 क्या हो गया? लिमिटेड स्कोप का होगा। सर आप AS22 की बात क्यों कर रहे हैं? AS22 की बात करनी जरूरी है। आपको मालूम है आपके नए कोर्स में AS22 का भी उन्होंने रेफरेंस दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि AS22 के बारे में भी बच्चे को पता होना चाहिए। तो इसका मतलब एज अ पार्ट ऑफ योर कोर्स यू शुड अंडरस्टैंड कि AS22 लिमिटेड स्कोप का है। सर ये हमको प्रूव करना कि लिमिटेड स्कोप का है, करेंगे प्रूफ। पहले सुन तो लो कि अच्छा मैंने कहा है कि ये तरीका ठीक नहीं है। तो तरीका ठीक कौन सा है? तरीका ठीक ये है कि मुझे अपने एसेट का ये काम करना चाहिए। बताओ जरा मेरे पास, अब मैं अपना ये फॉर्मूला अगर लगाऊं तो फॉर्मूला क्या बनाया आपने? मुझे सबसे पहले अपने एसेट का कैरिंग अमाउंट चाहिए, मिल गया जी। मुझे सबसे पहले अपने एसेट का क्या चाहिए? कैरिंग अमाउंट चाहिए। माइनस, इसमें से क्या माइनस करेंगे? माइनस करेंगे उसका टैक्स बेस। इसको बोलते हैं टैक्स बेस, ठीक है? इसे क्या बोलते हैं? टैक्स बेस। अगर मैं टैक्स बेस को माइनस कर दूंगा तो पीछे जो निकल कर आता है इसको बोलते हैं टेम्परेरी डिफरेंस। क्या बोलते हैं? टेम्परेरी डिफरेंस। वैसे ये बताओ, अगर 8 लाख की इनकम होगी और ये डिडक्शन मिलेगी, तो बताओ ये इनकम दिख रही है कि खर्चा दिख रहा है? फटाफट से बताओ। 8 लाख की इनकम में इतनी डिडक्शन मिलेगी तो 50,000 क्या लग रहा है? ये टैक्सेबल इनकम दिख रही है कि डिडक्टेबल लग रहा है? ये फटाफट से बताओ क्या लग रहा है आपको? वेरी गुड, ये टैक्सेबल लग रहा है। इसी से इसका नाम बन गया टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। और अगर मैं इसके ऊपर 30% का रेट ऑफ टैक्स लगाऊं तो ये बन गई DTL, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 15,000। क्या मैं कह सकता हूं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी मतलब जो फ्यूचर के इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं जिन पर अल्टीमेटली टैक्स लगेगा, ये उसकी प्रोविजन है। मोदी जी आपसे अभी मांग रहे हैं क्या? ये मोदी जी अभी मांग रहे हैं? नहीं मांग रहे। मोदी जी कब मांगेंगे? जब ये टैक्स लगेगा। अभी थोड़े ना मांग लेंगे आपसे। वो कब मांगेंगे? जब ये टैक्स लगेगा आप पर। तब ये क्या बन जाएगा? तब ये करंट टैक्स लायबिलिटी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? करंट टैक्स लायबिलिटी। पर आज ये क्या है? आज ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। नाम से बताओ डेफर्ड का मतलब क्या होता है? डेफर्ड मतलब जो अभी मोदी जी मांग नहीं रहे हैं, करंट नहीं है, बाद में मांगेंगे। ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। क्या बाद में ये हमारे करंट टैक्स में रूपांतरित होती जाएगी? होती जाएगी। चिंता ना करें, इसके लिए इंतजार करें। अगर फ्यूचर इनकम इन अकाउंट्स इज मोर एज कंपेयर टू इनकम ऑन टैक्स, सो क्या उसका डीटीए फ्यूचर में इनकम ज्यादा होगी तो आपको तो इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा ना हर्ष। आप DTL तो नहीं लिखना, DTL था, लिखते हैं DTA। तो अगर आपकी बात को मैं कहना चाहूं, हर्ष ने एक बात कही है, अब हालांकि वो गलत लिखा हुआ पॉइंट है, मैं उसको ठीक करके पढ़ के बोल रहा हूं। हर्ष का कहना है कि अगर ये कम से कम बेनिफिट हैं तो मुझे बताओ क्या फ्यूचर में ये 10 लाख भी हो सकते हैं? फटाफट से बताओ हर्ष, क्या ये 8 लाख है? अगर ये कम से कम है तो क्या ये 10 लाख भी हो सकते हैं? ये 10 लाख भी हो सकते हैं। अगर ये 10 लाख भी हो सकते हैं तो इसका मतलब अगर एक एसेट से आपको और भी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा तो इससे क्या आपकी टैक्स की लायबिलिटी आएगी? इफ यू आर एक्सपेक्टिंग मोर बेनिफिट्स, आपको अगर ज्यादा बेनिफिट दिखाई दे रहे हैं हर्ष, आपको लगता है भाई 8 लाख से कहीं ज्यादा बेनिफिट होंगे, तो क्या इससे मोर लायबिलिटी बननी चाहिए? दिस इज व्हाट यू वांट टू आस्क हर्ष, क्योंकि लिखा कुछ और हुआ आपने। अगर यही क्वेश्चन है तो मुझे बताओ क्या हर्ष मैंने 8 लाख से ऊपर जितने बेनिफिट मिलेंगे उसको एसेट में डाला है? 8 लाख से ऊपर जितने बेनिफिट मिलेंगे मैंने वो डाला ही नहीं। जिसका मैंने बेनिफिट नहीं डाला क्या मैं उसकी लायबिलिटी बनाऊंगा? द आंसर इज नो। जिसका मैंने अपने पास अमाउंट ही नहीं डाला अपने एसेट में, उसके अंदर 8 से ज्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं, बिकॉज कम से कम लिखा है। अगर ज्यादा मिल सकते हैं
अगर ये ज्यादा मिल सकते हैं तो क्या मैं अपने पास उसकी डिटेल बनाऊंगा? द आंसर इज नो। योर इंडियस स्ट्रिक्टली वर्क्स ऑन, बताओ किस पर काम करता है? वो स्ट्रिक्टली बैलेंस शीट को पकड़ता है। कह रहा है तुम बैलेंस शीट में कुछ दिखा रहे हो ना, तो सारे बच्चे बताओ, यही कॉन्सेप्ट को अगर मैं कॉपी कर दूं तो मुझे बताओ क्या बैलेंस शीट में लिखे हुए सभी एसेट्स क्या फ्यूचर के बेनिफिट्स हैं? फटाफट से बताओ, क्या ये फ्यूचर के बेनिफिट्स हैं? द आंसर इज यस। पहली बात, इनको नहला धुलाकर करेक्ट लिखना। क्या इनको करेक्ट लिखने का मतलब क्या है? ये ट्रू एंड फेयर लिखना। क्या लिखना? ट्रू एंड फेयर लिखना। अगर अब मैं कहूं क्या ये फ्यूचर में आपकी इनकम है कि नहीं है, तो व्हाट यू विल से? आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द प्लांट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट। क्या एसेट की जो भी वैल्यू लिखी है, इसका मतलब क्या इतने बेनिफिट आपको होंगे? द आंसर इज यस। जस्ट फाइंड इट आउट, इसके ऊपर टैक्स का क्या ट्रीटमेंट है, ये आपका कॉन्सेप्ट है। यानी ये पूरा इंड एस क्या ऐसे ही चलेगा? हां। क्या लायबिलिटीज पर भी आकर चिंतन करेंगे कि लायबिलिटीज को रीड कैसे करते हैं, वहां पर भी रीड करेंगे। आमतौर पे बच्चा इसको रट्टा लगा लेता है वो इतना सोचता ही नहीं है, कॉन्सेप्ट पकड़ता नहीं है। वो पता कैसे चलता है वो बच्चा ऐसे सोचता है क्योंकि रट्टा लगाना है उसने। वो कह रहा है ये तो बड़ा मुश्किल काम है, सोचने वाला काम मेरे से ना होगा। वो क्या करता है? वो कहता है साहब ऐसा करो, टैक्स के बारे में इमेजिन कर लो कि टैक्स वालों की किताबों में क्या होगा। अब वो अजीब बात कर रहा है, टैक्स वालों की कोई किताबें ही नहीं होती हैं, टैक्स में कोई जनरल एंट्री ही नहीं होती हैं। टैक्स वाले तो हमारी कंपटीशन में से एक काम करते हैं, पर बच्चा क्या करता है? वो शॉर्टकट लगाता है और हर जगह चलता नहीं है, लिमिटेड जगह चलता है। वो बात दूसरी है कि लिमिटेड जगह चलता है, एग्जाम में लिमिटेड जगह से सवाल आ गया तो बल्ले बल्ले उसका रटा हुआ काम हो जाता है, वो खुश है। पर वो घटिया क्वालिटी के साथ काम कर रहा है। वो क्या पढ़ रहा है? वो ये सोच रहा है कि किताबों के हिसाब से कितनी वैल्यू बनती है, कि अगर हम डेप्रिसिएशन मान लो लगा रहे हैं 2 लाख, टैक्स वाले ने लगा दी डेप्रिसिएशन 2.5 लाख, यदि मैं टैक्स के हिसाब से किताबों की वैल्यू देखूं तो वो आती है 7.5 लाख। हमारे एसेट की वैल्यू, इसके आगे दिमाग लगाना बंद कर देते हैं। नोबडी विल टेल यू द मीनिंग ऑफ दिस फॉर्मूला सीए माइनस टैक्स बेस। सारे क्या बोलेंगे? सीए माइनस टैक्स बेस। सीए हमारी बुक्स की वैल्यू है, टैक्स बेस इनकम टैक्स के हिसाब से वैल्यू है, उसके ऊपर टैक्स लगा दो। कोई समझना ही नहीं चाहता कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है। मेरे पास भी ऑप्शन है आपको ये रट्टा लगवाने की, कि भैया रट्टा ही लगवाना है तो मैं भी लगवा देता हूं, पर मैं आपको रट्टा ना लगाऊंगा। हम बात करेंगे प्रॉपरली। इसका मीनिंग बताओ क्या है? फिर से बताओ, 8 लाख का मीनिंग क्या है? इसका मतलब है इतने के फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे। माइनस टैक्स बेस का क्या मतलब है? जिसके अगेंस्ट हमें सरकार कितनी डिडक्शन देगी? 7.5 लाख की। इसका मतलब जो बाकी का बच गया वो आपकी इनकम है और उस इनकम पर काम करेंगे। मिहिर ने कहा है कि सर 7.5 लाख को फिर से बता देना एक बार। मैंने कहा भी बता देते हैं, इसका पहले प्रिंट आउट ले लूं आपके लिए। लिखेंगे मेरे साथ साथ, अब ये सवाल का आंसर करेंगे, ठीक है? तो लिखें सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स। तो मुझे फटाफट से बताओ, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट अगर हमको निकालना है तो वैसे आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैंने प्लांट अकाउंट बनाकर दिखा दिया। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपको ये अकाउंट बनवाकर दिखाने का कोई औचित्य नहीं है, फिर भी मैंने बनवाकर दिखा दिया। दिस इज इक्वल टू 10 लाख। बताओ हमने डेप्रिसिएशन कितनी लगाई है? हमने डेप्शन लगाई है 20%, 2 लाख। हमारे हिसाब से क्या बचा हुआ है? 8 लाख। मीनिंग बताओ इसका क्या है? फटाफट से बताओ, इस 8 लाख का क्या मतलब है?
मुझे मीनिंग चाहिए भाई, मेरे को सीडी का मीनिंग चाहिए। डोंट से कि भाई मेरे पास 10 में से 2 गए तो 8 बच गए, रट्टा मत लगाइए। बताओ 8 लाख का मतलब है यह फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे, यानी भविष्य की कमाई। क्या मैं कह सकता हूं भविष्य में कमाई होगी? द आंसर इज यस। अच्छा, कम से कम होगी। अगर आपको डाउट है कि नहीं नहीं इससे कम हो सकती है, तो क्या मुझे इसे इंपेयर कर देना चाहिए? फिर मुझे इसे इंपेयर कर देना चाहिए। आपने नहीं किया इंपेयर, तो मतलब ये ठीक है, यानी इतने की कमाई होगी। अब आप कैलकुलेशन करिए। किसकी कैलकुलेशन करिए? कैलकुलेशन ऑफ टैक्स बेस। अगर रट्टा लगाना है तो बताओ कैसे रट्टा लगाएं। अगर रट्टा लगाना है तो कैसे रट्टा लगाएं? टैक्स बेस ऑफ एसेट को हम कैसे रट्टा लगाते हैं? तो होता क्या है, बच्चे को ना फिर रटना आसान लगता है, तो उसे लगता है अरे भाई कॉन्सेप्ट वाले, तो फिर वो कहता है अरे बेकार है कॉन्सेप्ट वाला काम, रट के काम जल्दी हो जाता है। वो क्या बोलता है? वो कहता है इफ डेप्रिसिएशन चार्ज्ड एज पर टैक्स देन बुक वैल्यू विल बी। भाई अगर 10 लाख में टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन लगाते तो बुक वैल्यू कितनी होती? 7.5 लाख। मिहिर समझ में आ गई? वो ऐसे सोचते हैं कि अगर हमारे अकाउंट्स में भी टैक्स के हिसाब से ही डेप्रिसिएशन लगती तो 2.5 लाख, तो बुक वैल्यू कितनी बच जाती? इतनी बच जाती। पर यह फॉर्मूला हर जगह काम नहीं करता। मुझे बताओ, मैंने आपको इसका लॉजिक क्या बताया? मैंने कहा यह मत सोचो, यहां पर आओ लॉजिक पर। मैंने कहा व्हाट इज द डिडक्शन दैट वी विल गेट व्हेन FEB आर रियलाइज्ड एंड टैक्स्ड। अभी बड़े चक्कर और आएंगे। क्या ऐसा भी बाद में आएगा? हो सकता है FEB टैक्सेबल ही ना हो। कैसे भी सवाल बनेंगे, FED टैक्सेबल ही ना हो। द आंसर इज यस। इसलिए लॉजिक के साथ चलोगे तो यह चक्कर नहीं पड़ेगा। लॉजिक के साथ चलना। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन दैट वी विल गेट? मुझे फटाफट से बताओ, अगर आपके पास सेक्शन 32 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में 10 लाख का एसेट है, तो मुझे बताओ आपको पहले साल में सरकार 2.5 लाख डिडक्शन देगी, दूसरे साल में 2.5 लाख देगी, तीसरे साल में 2.5 लाख देगी, चौथे साल में 2.5 लाख देगी। पहला साल बीत चुका है। मिहिर, फ्यूचर की डिडक्शन बताओ कितनी है? तो आई एम नॉट सेइंग कि थिंक लाइक दिस, आई एम सेइंग थिंक लाइक दिस। मुझे फटाफट से बताओ मिहिर, ये कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू 7.5 लाख। आंसर वही है, रटने से भी और समझने से भी। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल पूछता हूं। अभी रटा आपका फेल होता है। मान लो सरकार आपको वेटेड डिडक्शन दे रही है फ्यूचर में 1.1 टाइम्स। डू यू नो आपके टैक्स में वेटेड डिडक्शन भी होती है? वेटेड डिडक्शन क्या होता है? सरकार कहती है मैं आपको जितने आपकी बनती है उससे मैं आपको 1.5 टाइम 2 टाइम मैं आपको ज्यादा डिडक्शन दूंगी। डू यू नो दिस पॉइंट? कई बार इंडेक्सिंग करती है सरकार। मैं इस एसेट की बात नहीं कर रहा, मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। क्या शेयर खरीदते हैं तो इंडेक्सिंग हो जाती है उसके अंदर? तो मुझे बताओ, क्या इस फॉर्मूले से आपके पास वैल्यू करेक्ट आएगी कि इससे करेक्ट आएगी? किससे करेक्ट आएगी? अगर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन, सरकार इंडेक्स्ड डिडक्शन देती है, तो मेरे को तो ये करना पड़ेगा, और इससे करोगे तो गलत आंसर आएगा। इंस्टीट्यूट ने आज तक इंडेक्स का क्वेश्चन नहीं पूछा। अब बताओ क्या करें? जब इंस्टीट्यूट पूछता नहीं है इंडेक्स वाला क्वेश्चन, तो क्या बच्चे का रट्टा बिल्कुल ठीक चलता है? उसका रट्टा ठीक चलता है। जब उसका रट्टा ठीक चलता है तो उसे लगता है शर्मा जी दिमाग खराब करते हैं। यू आर अंडरस्टैंडिंग द गैप? या तो इंस्टीट्यूट एक बार सवाल पूछ ले इंडेक्सिंग का, तो अभी जिन्होंने रट्टा लगाया वो छट के बाहर हो जाएंगे। लेकिन चूंकि रटी हुई चीज बार बार इंस्टीट्यूट दोहराता रहता है, इसलिए काम उसका हो जाता है। तो बच्चों को भी लगता है ये फालतू दिमाग खराब करते हैं, जबकि ऐसा कॉन्सेप्ट में तो दिक्कत ही नहीं है। बट दिस विल नॉट गो लॉन्ग। ये आपका बहुत लंबा चलने वाला नहीं है तरीका।
ठीक है, कभी ना कभी तो इंस्टीट्यूट ऐसा चेंज करना शुरू कर देगा कि लॉजिक से काम करेगा, अभी नहीं तो कभी तो करेगा। मुझे फटाफट से ये बताओ, अगर हम लॉजिक से बात कर रहे हैं तो मेरे को इतने की डिडक्शन मिलेगी। नाउ मेक द कंप्यूटेशन, फ्यूचर की कंप्यूटेशन, फ्यूचर की कंप्यूटेशन। सारे बच्चे बताओ फ्यूचर की कंप्यूटेशन। तो मुझे बताओ फ्यूचर के बेनिफिट्स क्या हैं, फ्यूचर में कमाई कितनी होगी। ना डोंट गो विद द फॉर्मूला कि सीए माइनस ये, भाई स्टेप 1 ये बना दो, स्टेप 2 ये बना दो, स्टेप 3 ये बना दो, 5-6 स्टेप बनाकर बच्चे का रट्टा लगा दो। वी डोंट वांट रट्टा। सोचो सीए कितने का है, फटाफट से बताओ। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सीए? दिस इज 8 लाख, ये आ गया 8 लाख। ये आपके फ्यूचर की कमाई है। बताओ इस पे कितने की रिडक्शन मिल जाएगी? इस पे कितने की रिडक्शन मिल जाएगी? लॉजिक से बताओ। अगर मैं आपसे कह दूं कि मोदी सरकार आपको वेटेड डिडक्शन दे रही है 1.1 टाइम की, तो क्या आपको मालूम है इसका आंसर क्या हो गया? अगर मैं कह दूं कि इस क्वेश्चन में सरकार आपको वेटेड डिडक्शन दे रही है, 1.1 टाइम दे रही है, तो फटाफट से बताओ क्या भविष्य में इनकम दिखाई दे रही है कि घाटा दिखाई दे रहा है? अब मुझे बताओ, इसमें से माइनस करेंगे तो फ्यूचर में क्या दिखाई दे रहा है? फ्यूचर में तुम्हारे को लॉस दिखाई दे रहा है। अगर तुम्हारे को फ्यूचर में लॉस दिखाई दे रहा है तो इस पर आपको एक टैक्स एडवांटेज मिलेगी। फटाफट से बताओ क्या इस पर आपको एडवांटेज मिलेगी? द आंसर इज यस। अगर इस पर एडवांटेज मिलेगी तो इस पर क्या बनना चाहिए? डेफर्ड टैक्स एसेट, क्योंकि फ्यूचर में तुम्हें एक एडवांटेज मिलने वाली है। मेरे पास चूंकि वेटेड का पॉइंट नहीं था तो मैंने इसको हटा दिया, तो मैंने कहा मेरे पास क्या होगा, फ्यूचर में मुझे इनकम होने वाली है। अगर इनकम होने वाली है तो इसको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेरी डिफरेंस। कौन सा वाला? फ्यूचर में इनकम हो रही है तो वी कॉल इट टैक्सेबल। अगर फ्यूचर में लॉस दिख रहा है तो मैं क्या बोलूंगा? डिडक्टेबल। मैं बोलूंगा कि मेरे को फ्यूचर में क्या मिलेगी? डिडक्शन मिलेगी। तो इस केस में चूंकि मेरा फ्यूचर में इनकम है तो आई विल कॉल इट टैक्सेबल। और अगर टैक्स का रेट है 30%, तो मेरे पास कितने का डीटीएल बनना चाहिए? 15,000। ये क्वेरी आपके मन में चल रही है कि व्हाई वी आर यूजिंग द टैक्स रेट ऑफ करंट ईयर। क्या मन में क्वेश्चन उठ रहा है कि हमें टैक्स रेट तो अगर फ्यूचर का है तो ये टैक्स कब लगना है? ये टैक्स तो फ्यूचर में लगना है। तो यहां आपके हिसाब से कौन सा टैक्स रेट होना चाहिए? फटाफट से तनीषा बताओ, आपके हिसाब से टैक्स रेट क्या होना चाहिए? क्योंकि आप दूर देख रहे हैं। आप तो, आपके पास अभी 1 साल हुआ है, अभी और कितने साल बचे हुए हैं? 3 साल बचे हुए हैं। तो मुझे टैक्स का रेट कौन सा यूज करना चाहिए? मुझे तो टैक्स रेट आज 30% है, मुझे इसका एस्टीमेट करना चाहिए कि मोदी जी टैक्स रेट का क्या करेंगे, बाद में बढ़ाएंगे कि घटाएंगे, उसके हिसाब से मुझे अपना टैक्स निकालना चाहिए। बोलो ना हाँ। मान लो तुम इसका एस्टीमेट कर लेते हो, तुम्हें लगता है ये 32% होगा, ये 33% होगा, ये 34% होगा। मान लो तुमने एस्टीमेट कर लिया, फिर तुम डेफर्ड टैक्स की लायबिलिटी निकालोगे? बोलो हाँ। भाई तुम यही तो करना चाहते हो ना, फ्यूचर का रेट लगाना चाहते हो। मैंने कहा लगाओ फ्यूचर का रेट, आप अनुमान लगाओ। तो स्टेप 1 पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा? स्टेप 1 पे तुम्हें एस्टिमेट करना पड़ेगा रेट। एस्टिमेट करके आप अपने पास डेफर्ड टैक्स लगाओगे, फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। बोलो हाँ, क्योंकि आपको प्रेजेंट वैल्यू चाहिए ना। फिर क्या चाहिए? उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। अगर मैं सीधा ही आज का रेट ले लूंगा, जय माता दी, क्या सीधी वैल्यू निकल आई है? बल्कि मैं इस झमेले से भी बच गया, फिर ना मुझे डिस्काउंट रेट का चक्कर पड़ा। तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको आज के ही फेयर वैल्यू पर ले लूंगा। इसी से एक और कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, डेफर्ड टैक्स आर नेवर डिस्काउंटेड। बताओ क्यों? डेफर्ड टैक्सेस आर नेवर डिस्काउंटेड। रट्टा मत लगाओ। क्यों हम डिस्काउंट नहीं करते हैं? क्योंकि डेफर्ड टैक्स आपका आज का रेट लगा हुआ है। जब टैक्स का रेट आज का लगा हुआ है, हमने फ्यूचर का लिया ही नहीं, तो मैं उसे डिस्काउंट क्यों करूं? यू आर अंडरस्टैंडिंग? आई एम नॉट सेइंग कि ये टैक्स फ्यूचर का, टैक्स फ्यूचर का मोदी जी जाने क्या होगा। तो कायदे से तो आपको एस्टिमेट करके डिस्काउंट करना चाहिए। ना मैंने एस्टिमेट किया,
ना मैंने डिस्काउंट किया, मैंने सिंपली क्या किया, मैंने कहा इन दोनों को गुणा कर दो, हो गया काम। बस यही आपका प्रेजेंट वैल्यू निकालने का झमेले से बाहर हो गया। इसीलिए आपके इंडियस में यह लिख दिया गया, वी डू नॉट डिस्काउंट डेफर्ड टैक्स आइटम्स। हम डेफर्ड टैक्स को कभी भी डिस्काउंट नहीं करेंगे। तो यह क्वेरी मेरे पास कभी नहीं आनी चाहिए कि सर फ्यूचर का है तो प्रेजेंट वैल्यू निकालो। खुशी कह रहे हैं लेकिन सर ये परफेक्ट चीज नहीं है। खुशी, आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो तो क्या ढूंढते हो? प्रेजेंट की फेयर वैल्यू ढूंढते हो ना। तो आपके पास ना हमेशा दो रास्ते होते हैं, फ्यूचर की चीज को डिस्काउंट करके लाना जो कि हाईली एस्टिमेटेड है, या आज की फेयर वैल्यू को रिकॉर्ड कर देना। अगर मैं आज की फेयर वैल्यू रिकॉर्ड कर रहा हूं, अगले साल मैं अगले साल की फेयर वैल्यू रिकॉर्ड करूंगा, अगर उसमें कोई चेंज होगा तो अपने आप पीएनएल में हिट मार जाएगा वो, तो मेरे पास वो ज्यादा करेक्ट है। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आई शुड फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टिमेट इट एंड देन डिस्काउंट इट यूजिंग अगेन एस्टिमेटेड डिस्काउंट रेट, दैट इज नॉट द करेक्ट अप्रोच। वो करेक्ट अप्रोच नहीं होती है, वो एस्टिमेटेड अप्रोच होती है। इसलिए हमारे स्टैंडर्ड ने कहा हम इस तरह से डेफर्ड टैक्स को निकालेंगे। ये हमारे स्टैंडर्ड का बेसिक कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया, अभी इस पर डिटेल्ड बातें बड़ी सारी और होनी है। मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो भी और डलवा दूंगा, आपको दोबारा से YouTube पर देखना हो तो दोबारा से देख लेना इसको एक बार। जब आप कल मिलोगे तो इस कॉन्सेप्ट को और सोच के आना। जब आप मुझसे झगड़ा करोगे कि सर ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, और मैं हर आपके पॉइंट का दलील के साथ आंसर दूंगा कि इसका पीछे कारण ये है, तो आप एंजॉय भी करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होगा, और साथ में एग्जाम के लिए आपकी बेहतर प्रिपरेशन होगी। ऑफ कोर्स इसमें टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि मेरे पास भी रटने का तरीका होता तो मैं अपने पास यहां पर पौना घंटा ना लगाता, मैं सीधा क्या बोलता, भैया ये कॉन्सेप्ट होता है, बात खत्म, और दो फॉर्मूले देता कि ये फॉर्मूला लगाना है, ये है, माइनस करो, हो गया, सवाल खत्म और तुम्हारा स्टैंडर्ड खत्म। तुम बोलोगे बढ़िया था, ये हमारे दो दिमाग खराब कर। ये चीज तो हम 8% डिबेंचर्स में भी कर सकते हैं बिना डिस्काउंटिंग के, बिल्कुल ठीक। एलिस ने कहा सर हम अपने पास कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में भी हम फ्यूचर में क्यों एस्टिमेट लगाते हैं और क्यों डिस्काउंट करते हैं, वहां पर भी तो ऐसे कर सकते हैं। तो एलिस, वहां पर मेरे पास उसकी वैल्यू कैसे करोगे? डू यू हैव द वैल्यूएशन मेथड फॉर द लायबिलिटी? लायबिलिटी को कैसे निकालोगे? यहां पर तो दिक्कत नहीं थी भाई, मेरे पास यहां पर आपने इनकम निकाल रखी थी पहले ही, ये आज दिख रही है, ये रेट आज दिख रहा है, तो मेरे पास दोनों चीजें आज की सुदृढ़ थी आपके पास। वो कहां से निकालोगे? लायबिलिटी की वैल्यू कैसे ढूंढोगे? इसका मतलब आपका वो आइडिया तो बिल्कुल ठीक है, पर उसके लिए कोई तरीका नहीं है, इसलिए वहां पर जुगाड़ वो भी चलता है। तो हमको फ्यूचर में एस्टिमेट करके पीवी पे लाना पड़ता है, बट दैट इज इन रिलेशन टू सम, बट हियर वी डोंट नीड दैट एस्टिमेट, वी हैव अ बेटर मेथड टू डू, देयरफॉर देयर इज नो रीजन कि हम कहें जी पहले ये करेंगे, इसीलिए एएस में ऐसा लिखा हुआ है। ओके, तो हम आज यहीं तक पढ़ेंगे और हम बाकी की बातें करेंगे आपके साथ कल सुबह, ठीक है? थैंक यू एंड सी यू टुमारो मॉर्निंग, बाय बाय। मैं असल में कल चला गया था अचानक वृंदावन। तो क्या हुआ था कि पहले वृंदावन का प्रोग्राम दोपहर के बाद का था, तो फिर मेरी धर्मपत्नी कहने लगी नहीं नहीं सुनो, सुबह चल पड़ते हैं, थोड़ी सी गर्मी भी कम होगी और भीड़ भी शायद थोड़ी कम मिलेगी। भीड़ तो खैर उतनी ही थी जितनी हर बार होती है। गर्मी का फायदा हुआ, तो फिर मेरे को इसलिए अचानक क्लास कैंसिल करनी पड़ी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो मॉर्निंग, बाय बाय।